Hello, my dear students. I am Saif Ali and welcome to our channel The ज्ञान कुंभ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 और जानेंगे इसके कुछ अंतिम प्रश्नों के बारे में। और इससे पहले मैं आपको वीडियो बनाकर चैप्टर 2 में ये बता चुका हूँ कि प्योर सब्सटेंस क्या होती हैं और साथ में इनके भौतिक गुण वगैरह वगैरह ये सारी चीजें अपन एक्टिविटीज के माध्यम से समझ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यानी व्हाट आर द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस एंड और जो है इसके अलावा हम जानेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होती हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और जो है इनमें क्या अंतर होता है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ज्ञान कुंभ। धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं बोर्ड की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। तो जब कोई पदार्थ इस प्रकार से अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है कि उसके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि उसका भौतिक परिवर्तन हुआ है। यानी कि जैसे मान के चलो पानी है, पानी जब बर्फ बन जाता है तब उस समय उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, ना तो वो जो है किसी प्रकार से अपने गंध छोड़ता है, ना ही उसका कोई रंग बदलता है, ना ही उसका कोई स्वाद चेंज होता है, बस उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है और तापमान के बढ़ने पर वो वापस से द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार उसमें जो परिवर्तन हुआ वो कौन सा हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो अब हम जानेंगे इसके कुछ उदाहरणों के बारे में, जैसे कि मोमबत्ती को जलाना और उसको बुझा देना, और जैसे कि पेड़ों को काटना और पानी में नमक घोलना वगैरह वगैरह। अब हम जानेंगे केमिकल चेंजेस की परिभाषा यानी रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। तो किसी पदार्थ का इस प्रकार से बदलना कि उसके भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाएं, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या फिर केमिकल चेंज। अब इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि दूध से दही बनना। अब दूध से आप भलीभांति परिचित हैं। जब दूध से दही बनता है तो आप देखेंगे कि उसके स्वाद में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है और इसके अलावा उसके बाकी रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है और वापस से हम दही से जो है दूध का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो चलिए जानते हैं अब हम कुछ रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरणों को, जैसे कि खाने को पकाना और जो है इसके अलावा जैसे लोहे में जंग लगना आदि। तो इन परिवर्तनों में होता ये है कि जो पदार्थ रहता है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, उसका वापस से उसी अवस्था में आना संभव नहीं होता। और भौतिक परिवर्तन में जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है तो वह इस प्रकार से बदलता है कि वापस से अपनी पुरानी अवस्था में लौट सके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है और इनकी क्या परिभाषा होती है और उदाहरण होते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है यानी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अब हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ के प्रकारों के बारे में, यानी प्योर सब्सटेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जो
शुद्ध पदार्थ है उसको रासायनिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो एलिमेंट्स यानी तत्व और दूसरे कंपाउंड्स यानी यौगिक। ये दोनों ही शुद्ध पदार्थों के प्रकार हैं और इनमें से अब हम सबसे पहले जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो जो एलिमेंट्स यानी तत्व शब्द है इसको सर्वप्रथम 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने प्रयोग में लाया था और इसके बाद एंटनी लेवोजियर ने जो है इसकी परिभाषा दी थी कि एलिमेंट्स वाकई में क्या होते हैं। तो जो एलिमेंट्स यानी तत्व होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उनको हम कहते हैं तत्व यानी एलिमेंट्स। और जो है इनके कुछ और प्रकार हैं, यानी जो तत्व है उसके 3 और प्रकार हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, यानी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। ये एलिमेंट्स यानी तत्व के प्रकार हैं और इनमें से अब हम कुछ एक के भौतिक गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे धातुओं के गुणों के बारे में। तो जो धातुएं होती हैं उनका पहला गुण है कि उनकी एक विशेष चमक होती है, यानी कि दे हैव अ लस्टर। इनका दूसरा गुण है कि इनका एक विशेष रंग होता है, यानी कि दे हैव अ स्पेसिफाइड कलर। और इनका तीसरा गुण है कि इनको खींचकर यानी मशीनों से खींचकर तार बनाया जा सकता है, यानी दे आर डक्टाइल। और इनका चौथा गुण है कि ये जो है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि दे आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ साथ जब इनको हथौड़े से पीटा जाता है तो इनमें से एक विशेष आवाज निकलती है, इसको हम कहते हैं दे आर सोनरस। और इनको हथौड़े से पीट पीट कर चादर भी बनाई जा सकती है और इनके इस गुण को कहते हैं दे आर मेलेबल। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं अधातुओं के गुणों के बारे में। तो अधातुओं के गुण धातुओं के गुणों से ठीक उल्टे होते हैं, जैसे कि जो है इनकी कोई विशेष चमक नहीं होती और ना ये ऊष्मा और धातुओं के ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं और ना तो इनको खींचकर इनसे तार बनाया जा सकता है और ना ही इनको हथौड़े से पीट पीट कर इनसे चादर बनाई जा सकती है और ना ही इनमें से कोई विशेष प्रकार की ध्वनियां निकाली जा सकती है। तो ये अधातुओं के गुण है। और जो उपधातु होती हैं उन उपधातुओं में धातु और अधातु के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे एलिमेंट्स यानी तत्व के कुछ फैक्ट। जैसे कि फैक्ट नंबर 1, एलिमेंट्स की कुल संख्या 100 के आसपास ही है और 100 से जो ज्यादा की संख्या है वो मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि 100 के आसपास की जो संख्या है वो प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं और इसके अलावा कुछ इंसानों ने भी बनाए हैं। दूसरा है कि ज्यादातर एलिमेंट्स या तो ठोस है या फिर गैस है। द्रव अवस्था में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक तो मरकरी और एक ब्रोमीन। ये दोनों ही एलिमेंट्स द्रव अवस्था में पाए जाती हैं। इसके अलावा 2 और एलिमेंट्स हैं जो कि कमरे का तापमान थोड़ा ही ज्यादा होने पर द्रव अवस्था में आ जाती हैं। वैसे तो ठोस होते हैं लेकिन जैसे ही कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है तो द्रवित हो जाते हैं। वो हैं गैलियम और सीजियम। गैलियम तो इतना जो है इतने जल्दी द्रव अवस्था में आता है कि अगर हम उसे अपनी गद्दी में ऐसे रख लें तो थोड़ी देर बाद वो पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो अब हम जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में,
कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कंपाउंड की परिभाषा यानी यौगिक की परिभाषा। तो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाएं, वो भी एक निश्चित अनुपात में, तो हम कहेंगे कि एक यौगिक का निर्माण हुआ है। तो यौगिक और मिश्रण यानी कंपाउंड और मिक्सचर, इनमें क्या डिफरेंसेस होती हैं? इनमें बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, उनको एक एक करके अपन समझ लेते हैं। तो जो मिश्रण है, मिश्रण में एलिमेंट्स और कंपाउंड बस मिल जाते हैं किसी भी अनुपात में, यानी उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, बस वो तो यूं ही मिल जाते हैं और उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यौगिक में यानी कंपाउंड में ऐसा नहीं है। जब एलिमेंट जुड़ते हैं तो वो जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं और ऐसा नया पदार्थ बनाते हैं कि उसके रासायनिक गुण पूरी तरह से अलग होते हैं उसके अवयवों से। ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि हम जो मिश्रण है उसके पदार्थों को सामान्य फिल्ट्रेशन से उसके अवयवों को अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के साथ सामान्य विधियां लगाकर उसको उनके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये तो हमने पढ़ी ली है कि जो है मिश्रण में इनका जो कंपोजिशन है यानी उसके मिलने वाले जो पदार्थ हैं उसके अवयव हैं वो एक निश्चित कंपोजिशन में नहीं मिलते और यौगिक के एक फिक्स कंपोजिशन में ही रहते हैं। इसके अलावा जो मिश्रण है वो अपने अवयवों के रासायनिक गुणों को ही दर्शाता है और यौगिक ऐसा नहीं करता, उसमें अपने अलग से रासायनिक गुण आ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। चैप्टर 2 में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में चैप्टर 3 को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।